हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट लेकर आया हूं। हम लोग अपने आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी में फाइनेंस का पार्ट हम लोग पूरा कर चुके हैं। फाइनेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैनेजमेंट हमारा 50% कंप्लीट हो चुका है, जो अब आगे अप्रैल में मैं शुरू करूंगा बचा हुआ। अब काफ़ी सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी ईएसआई सेक्शन के लिए कि सर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हमें कैसे करना है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर्स कैसे करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे करनी है। हम ईएसआई का सेक्शन लेकर चल रहे हैं। 70 से 75 मार्क्स हमारा टारगेट है आउट ऑफ 100। कैसे करना है? बहुत सिंपल वे में करेंगे। सिलेबस हमें पता होना चाहिए। सिलेबस कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है और कहाँ से पढ़ना है। सोर्सेज अगर हमारे पास हैं तो हमारा सिलेक्शन ईजी है। सिलेबस की बात करें तो ईएसआई का पूरा सेक्शन इन 4 टॉपिक्स के अंदर हमने क्लासिफाई कर दिया है। ये आरबीआई ग्रेड बी के नोटिफिकेशन से लिया हुआ है। पहला टॉपिक क्या है? मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। इसमें है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। दूसरा है पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो फर्स्ट पार्ट में ये 3 मेजर मेजर टॉपिक्स हैं। सेकंड पार्ट में चलते हैं इंडियन इकोनॉमी में। इसमें आता है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हम चेंजेस पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसी के लिए। इस बार के लिए लेबर पॉलिसी हमें जरूरी है करना। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी और उसके रिफॉर्म देखेंगे 1991 से। प्रायोरिटीज एंड रिकमेंडेशन, इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट की। इंडिया का मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट। मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट काफी डेप्थ में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फाइनेंस के अंदर। यहाँ पर हम लोग सिर्फ उसको एक ओवरव्यू की फॉर्म में देखा जाएगा। रोल ऑफ इंडियन बैंक्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन डेवलपमेंट प्रोसेस, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पब्लिक फाइनेंस, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल इकोनॉमी, एक सवाल यहां से आ जाता है अक्सर। फिर इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स इन इंडिया देखना है, इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर्स इन इंडिया। कैसे करना है अभी डिटेल्ड में हर एक टॉपिक को हम लोग आगे समझेंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। लंबा वीडियो हो सकता है, आई एग्री, थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है। बट अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, चाहे मेरे थ्रू या कोई भी फ्री सोर्सेज को फॉलो करके, और आप लोगों को लगता है कि 10-15 हज़ार रुपए कोचिंग में देना वेस्ट है, तो आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अदरवाइज पेड ट्यूटर्स, पेड एजुकेटर्स बहुत सारे हैं, किसी को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, उनके तरह से आप पढ़ सकते हैं। बट देन सारी बात आ जाती है स्मार्ट स्ट्रेटेजी, आपको कौन बता रहा है कौन नहीं बता रहा है। थर्ड पार्ट आता है इसमें ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमें पढ़ना है, एग्जिम पॉलिसी पढ़नी है इंडिया की। ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूटीओ, इन 3 पार्ट में से एटलीस्ट एक सवाल आना ही आना है। इसके अलावा रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज हैं। इस बार ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर हमारा सोशल स्ट्रक्चर है इंडिया का, जिसमें मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज और सोशल जस्टिस। इस तरह से हमारा सिलेबस डिवाइडेड है। अब पहले देखते हैं कि सिलेबस को हमें करना कैसे है। आरबीआई ने क्या बोला है? आरबीआई ने हमें ये बुक्स दे दी हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर सिलेबस के अलावा आरबीआई ने क्या बोला है? जो आरबीआई की बुलेटिन्स आते हैं, इंडिया टुडे जैसी मैगजीन्स आती हैं, खास चीज से रिपोर्ट्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इन इंडिया, रिपोर्ट्स ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसके अलावा और 2-3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आती है, जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है। इन तरह की रिपोर्ट्स कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। कहाँ से करनी है? एक सोर्स आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ विश्वास पे। दूसरे सोर्सेज यूट्यूब पर बहुत सारे सोर्सेज हैं। तीसरे सोर्सेज पेड सोर्सेज बहुत सारे हैं, काफी अच्छे सोर्सेज भी हैं। अगर आप लोगों के पास एक्सेस मनी है तो बिल्कुल आप लोग वहां से आप कोर्सेज खरीदिए। मैं किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगा, बट रिक्वेस्ट चाहिए कि वीडियो में बने रहिए एक बार मेरे साथ। एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात करें तो फेज 2 के अंदर पेपर आएगा इसका 100 नंबर का। 100 नंबर का जो पेपर आएगा उसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 50 नंबर के, जिसे हमें 30 मिनट में करना होगा। 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से 4 अटेम्प्ट करने होंगे 50 नंबर के। इसमें से 2 क्वेश्चन होंगे हमारे 15-15 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चन होंगे 10-10 नंबर के। 10-10 नंबर के क्वेश्चन का मतलब है 400 वर्ड्स में आपको डिस्क्रिप्टिव करना होगा, और 15 नंबर का मतलब है 600 वर्ड्स में डिस्क्रिप्टिव करना होगा। तो सबसे पहली चीज, इतना बड़ा डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि आंसर कैसे लिखना है। अब आंसर कैसे लिखना है उसके लिए मैं वीडियो सीरीज शुरू करूंगा। अभी नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए वो वाली वीडियो सीरीज चल रही है, आप लोग देखकर एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं। नाबार्ड वाले पेपर के लिए हम लोग 300 वर्ड्स के अराउंड डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हैं। इसके लिए जब स्पेसिफिकली सीरीज शुरू करेंगे तो आप लोगों को आइडिया बेटर वे में मिलेगा। अब एक एक करके टॉपिक पे शुरू करते हैं, सिलेबस ब्रेकडाउन शुरू करते हैं इसका।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था। सिलेबस में था मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ में हम लोग नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा आता है पॉवर्टी एलिविएशन, फिर आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर आता है एनवायरमेंटल इश्यूज। इस सिलेबस को अगर देखें तो इसमें स्टैटिक सिलेबस जो हमारा थ्योरेटिकल सिलेबस है वो बहुत कम है। यहाँ पे हमें बेसिक बेसिक डेफिनेशंस पढ़नी है। यहाँ पे हमें कुछ एस्टिमेट्स पढ़ने हैं जो पुराने ऑलरेडी, जैसे तेंदुलकर कमेटी आई है, अलग कमेटी आई है ना, या जैसे अब हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं, उन चीजों को थोड़ा बहुत पढ़ना है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इटसेल्फ दो चीजें हैं, एक है हमें अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, पहला पार्ट हो जाएगा इसका अनएम्प्लॉयमेंट का, दूसरा पार्ट हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। अनएम्प्लॉयमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन से होते हैं, फिर अनएम्प्लॉयमेंट को मॉनिटर कैसे किया जाता है, मेजर कैसे किया जाता है, जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आता है एनएसओ का, वो चीजें हमें पढ़नी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो ओल्ड स्कीम्स हैं, ओल्ड स्कीम्स, ओल्ड स्कीम्स आपके स्टैटिक सिलेबस का पार्ट होता है, उसको हम स्टैटिक सिलेबस के पार्ट में करेंगे। सिमिलरली पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर भी कुछ ओल्ड स्कीम्स हैं, इन्हें हम लोग स्टैटिक सिलेबस में करेंगे। इसके अलावा जो नई स्कीम्स है पॉवर्टी एलिवेशन की भी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी, स्टैटिक सिलेबस तो हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी रहेगा। स्टैटिक सिलेबस सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी रहेगा, चाहे वो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करें, या पॉवर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें। यहाँ पे स्टैटिक में हम इसको सिर्फ इंट्रोडक्टरी रखेंगे। मेजर पार्ट आपका होगा जब हम गवर्नमेंट स्कीम्स करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स दो पार्ट में करेंगे, कैसे करेंगे वो मैंने आगे बताया है वीडियो में आपको। यहाँ पे अभी हम सिर्फ एक सिलेबस का आइडिया ले रहे हैं, सिलेबस कैसे कैसे करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया ये वाला, देन हमारा ये हो गया, फिर ये हो गया। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मैं जरा इसको रब कर देता हूँ, जो ये लिख दिया है ना, इसको एक बार रब कर देते हैं ताकि यहाँ और लिखने की जगह बन जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोग जब बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज की, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। एसडीजी होते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल्स हैं। अब हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो हम लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स के टारगेट्स हैं, कई बार वो स्कीम्स हम लोग देखते हैं कि एसडीजी के साथ अलाइंड है, तो ये हमें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंट इटसेल्फ हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पार्ट है। इसके अलावा अलग अलग चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया इस तरह की, या पेरिस एग्रीमेंट हो गया क्लाइमेट का। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज का स्टैटिक पार्ट बनाएगा। स्टैटिक सिलेबस गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं बनाएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स क्या कहा है, पॉवर्टी एलिवेशन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। कोई रिपोर्ट आती है, अगर इससे रिलेटेड नीति आयोग की कोई रिपोर्ट हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स की कोई रिपोर्ट आ गई, इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक करंट अफेयर्स की अपडेट आई थी कि जो जीडीपी और जीवीए के लिए बेस ईयर का कैलकुलेशन है, वो 11-12 से बढ़ा के हमने 23-24 कर दिया है। तो ये हमारा अपडेट आ गया। अब इस 23-24 के आने से जो भी कुछ हमारा नया पार्ट बनेगा, तो उसमें क्या होगा, स्टैटिक पार्ट नॉलेज के लिए हमें जरूरी है, एक एमसीक्यू बन सकता है उसके लिए जरूरी है, बट मेजर पार्ट हमारा करंट अफेयर का बनेगा या फिर उन रिपोर्ट्स के थ्रू बनेगा। फिर इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, नवंबर में आप लोगों ने अगर करंट अफेयर्स पे ध्यान दिया हो, तो काफी सारे लेबर कोड्स को मर्ज करके 4 लेबर कोड्स बना दिए गए। तो उन चारों लेबर कोड्स का इफेक्ट क्या है, उस तरह का सवाल एग्जाम में आ सकता है डिस्क्रिप्टिव में। कैसे करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आता है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स इज 1991। इसको एक हिस्ट्री की तरह हम लोग देखेंगे ब्रीफली। मेरी नज़र में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि काफ़ी कुछ हम इतना पढ़ चुके होंगे कि इस टॉपिक को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स देखे थे तो वो ऑटोमेटिकली इसका पार्ट बन गया था। फाइनेंस में हम उसको कवर कर चुके हैं। फिर इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट की क्या प्रायोरिटीज और रिकमेंडेशंस हैं, तो यूनियन बजट में क्या क्या बोला गया, क्या क्या हमें करना है, हमने ऑलरेडी यूनियन बजट की वीडियो में करा हुआ है, तो अलग से इसे करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन मनी और फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, तो ये हमने ऑलरेडी उसको इकोनॉमी के साथ लिंक करके फाइनेंस में पढ़ा हुआ है और काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो हमें इससे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रोल ऑफ इंडियन बैंक्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, ये भी हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं फाइनेंस में, अलग से करने की नीड नहीं है।
बट फिर भी इन पर कुछ एमसीक्यूज की हम लोग और कुछ डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की हम लोग प्रैक्टिस अलग से करेंगे। फिर पब्लिक फाइनेंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर इन इंडिया। इसमें पब्लिक फाइनेंस काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल इकोनॉमी को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ये पार्ट हमारे करंट अफेयर्स और डिस्क्रिप्टिव के थ्रू हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टैटिक में ऐसा इसे पढ़ने की नीड नहीं है हमें। जो भी स्टैटिक का पार्ट है वो डिस्क्रिप्टिव आंसर में हमारा इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टैटिक में हमें काफी ध्यान से पढ़ना है, काफी डिटेल में पढ़ना है। सिमिलरली हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, ये जो यूएस के सैंक्शंस लगे थे इंडिया पर, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, यूएस इजराइल ईरान वॉर चल रहा है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा, हमारा एफडीआई भी बढ़ रहा है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। चौथा, मनी की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट इतनी ज़्यादा गिरी है जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट अफेक्ट हुआ है, इसलिए भी ज़रूरी हो गया। तो मतलब ये वो रीज़न है जिस वजह से कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है नहीं हम लोग डिसाइड करते हैं। टॉपिक करंट इवेंट्स में कितना ज़्यादा चल रहा है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पढ़ने, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार आने के पूरे चांसेस हैं यहाँ से। फिर हम लोग रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पढ़ेंगे। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जैसे हमारा सार्क के बारे में हो गया, सार्क का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सार्क क्यों बना है, किस लिए बना है, सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेंबर नेशंस क्या है, वो हम लोग देखेंगे। या फिर जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे, एआईआईबी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिक्स बैंक के बारे में पढ़ेंगे, कौन से मेंबर नेशंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरह के लोन्स दिए जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे। सेम विद आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज सबसे इंपॉर्टेंट तो इंडिया का ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, फ्यूल का अभी चल रहा है। तो ये हम लोग 2 या 3 डिस्क्रिप्टिव आंसर के थ्रू इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये हम लोग पीपीटी के थ्रू स्टैटिक पार्ट करेंगे पहले। सिमिलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, ये हम लोग पीपीटी के थ्रू स्टैटिक पार्ट में करेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज को 2 या 3 अलग अलग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, इसमें मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज, सोशल जस्टिस। तो ये 6 टॉपिक्स बनते हैं इसमें अलग अलग। सबसे पहले तो हम इन 6 के 6 टॉपिक्स को वीडियोस के थ्रू करेंगे, पूरा स्टैटिक पार्ट, क्योंकि यहां से 2 से 3 स्टैटिक क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। तो यहाँ से हम ये करेंगे। ये कई बार नहीं भी पूछा जाता, बट हम अपने पास से रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बदलता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली आरआरबी के एग्जाम्स में जो रीजनल रूरल बैंक्स का एग्जाम हुआ था, बच्चों ने बोला सर इसमें स्टैटिक का पार्ट ज़्यादा आ गया, करंट का पार्ट कम आया। मगर बच्चे स्टैटिक करेंगे ही नहीं तो स्टैटिक का पार्ट तो उन्हें ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए हम कोई भी चीज़ ऐसी छोड़ेंगे नहीं कि अगर पेपर में कुछ चेंज आया और हम लोग परेशान हो जाए। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, करेंगे हम लोग सारा सिलेबस। यहाँ पे जेंडर इश्यूज में जितनी भी विमेन रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सारी आ जाती हैं। सोशल जस्टिस में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अपने आप में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि सारी स्कीम्स यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ इस तरह के सवाल पीछे 3-4 सालों में आए गए हैं, जैसे व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एटलीस्ट 8 ऑफ देम। ये ईएसआई का पिछले 2-3 सालों में ही पूछा गया सवाल है डिस्क्रिप्टिव का। तो अगर हमने मॉनेटरी पॉलिसी और उसके मेजर्स ढंग से पढ़े हुए हैं तो हम लोग ब्रीफली एटलीस्ट 8 को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, बैंक रेट, एलएसएफ, आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, फिर उसके बाद आपके डायरेक्ट मेजर जैसे मॉरल सुएशन हो गया। इस तरह की चीज़ें हमने आरबीआई की वीडियो में पढ़ा है, बहुत डिटेल में ऑलरेडी फाइनेंस में भी कवर किया हुआ है, तो हम कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन एनी 3 स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्किंग टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। अगर इस तरह की कोई स्कीम्स हमारे पास आती हैं, हम जब स्कीम्स पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी, पॉवर्टी एलिवेशन की भी, जब भी ऐसी स्कीम्स पढ़ेंगे तो अगर कोई 3 स्कीम्स हमें पता है तो क्या हम उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं? उनका इम्पैक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी वो भी पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। फिर पिछली बार एक क्वेश्चन आया था सुरक्षा बीमा योजना के फीचर से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आया था। तो अगर हमें स्कीम पढ़ी हुई है हमने, हम इसको मार्क कर सकते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री कौशल योजना है, पीके की वाई,
इसके अंदर भी उसकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से रिलेटेड। एनपीएस स्कीम से रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। कैसे क्वेश्चन है, मैंने अभी एक दो सैंपल क्वेश्चन भी लिए हैं यहाँ पर आप लोगों को बताने के लिए। स्कीम्स कैसे करनी है, मेरे थ्रू आपको क्या मिलेगा, कौन सी मिनिस्ट्रीज की स्कीम करनी है, वो सब मैंने यहाँ पर दिया है। देखते हैं आगे। इसमें एक सैंपल क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। Scheme X aims to support micro and small entrepreneurs by providing collateral-free institutional credit through banks and NBFC microfinance institution. The scheme focuses on promoting self-employment and the growth of non-corporate, non-farm enterprises across the country. Loans are provided under three categories based on the stage credit requirement of the enterprise. इस तरह से करके आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया होगा। मैंने पैराग्राफ थोड़ा लंबा लिया है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है पैराग्राफ में और एक दो लाइन ज्यादा आ जाए। अब इस पैराग्राफ से आपको स्कीम को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, स्कीम को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपको ये देखना है कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्कीम है और कोलेटरल फ्री लोन दिया जा रहा है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ ऑफ नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म के लिए है। तीन कैटेगरीज में दिया गया है बेस्ड ऑन द स्टेज एंड क्रेडिट रिक्वायरमेंट। तो तीन कैटेगरीज, कोलेटरल फ्री, माइक्रो स्मॉल, ये देखते ही अगर मैंने स्कीम पढ़ी हुई है तो मुझे पता है कौन सी स्कीम के बारे में है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि कौन सी स्कीम की बात हो रही है। मुझे पता है क्योंकि मैंने बनाया है, क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ, तो मुझे पता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात हो रही है। आपने अगर इस स्कीम के बारे में पढ़ा होगा तो आप देख के समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। फिर उसके बाद इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के की फीचर्स दिए हुए हैं, 5 की फीचर्स दिए हुए हैं। इसे मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन कौन से की फीचर्स इस स्कीम के हैं। आपको एक नहीं, एक से ज्यादा भी सही आंसर हो सकता है। अब मुझे क्योंकि स्कीम पता है, मेरे को पता है हायर एजुकेशन लोन्स की इसमें बात नहीं हो रही है। बाकी चारों बाकी चारों इसके लिए ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 5 जो बी ऑप्शन है ये मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्कीम पढ़ी हुई है। इसी तरह से मैं स्कीम आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अब कौन सी स्कीम्स हमें करनी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम्स हमें करनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की करनी है, एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की करनी है, एमएसएमई करनी है, कॉमर्स इंडस्ट्री करनी है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट करनी है, हेल्थ फैमिली वेलफेयर करनी है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स करनी है, लेबर एम्प्लॉयमेंट करनी है, एजुकेशन करनी है, जल शक्ति करनी है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज करनी है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट करनी है, ट्राइबल अफेयर्स करनी है, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। क्यों करनी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपका पब्लिक फाइनेंस का पार्ट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, आप याद करिए हमने सिलेबस के अंदर पढ़ा है इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, इसलिए ज़रूरी हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई की हम लोग जब बात करते हैं तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पार्ट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये ट्रेड का पार्ट हो जाता है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सोशल जस्टिस का पार्ट बनता है। हेल्थ एंड वेलफेयर, ये पॉवर्टी का भी पार्ट बनता है, सोशल डेवलपमेंट का भी पार्ट बनता है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये पॉवर्टी के लिए काम करता है, क्योंकि हम जब पॉवर्टी पढ़ेंगे हम देखेंगे कि हाउसिंग भी उसकी एक नीड होती है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये लेबर कोड से भी रिलेटेड हो जाता है। फिर आपका एम्प्लॉयमेंट तो है ही है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये पॉवर्टी रिमूव करने के काम आती है, इसलिए ज़रूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ये आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज है वहाँ ज़रूरी है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल इश्यूज में आपका ज़रूरी है। सिमिलरली ट्राइबल अफेयर्स है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये स्कीम्स हम लोगों को करनी है, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज की। हर मिनिस्ट्री की 10 से 15 स्कीम्स है। आप देख लीजिए मोटी मोटी कितनी मिनिस्ट्री हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो रफली 200 के अराउंड स्कीम्स हमें करनी है। मिनिमम 200 तो हमें सिर्फ इन मिनिस्ट्रीज की करनी है। इसके अलावा बजट में भी कुछ कुछ आता है, इकोनॉमिक सर्वे में भी कुछ कुछ आता है, वो भी हमें करना है क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। हम इसमें क्या करेंगे, ईएसआई के जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक नोट्स हैं, वीडियो लेक्चर्स है, वो मैं आप लोगों को दूंगा। गवर्नमेंट स्कीम्स का रिव्यू होगा मंथ वाइज, जो जो स्कीम्स हर महीने न्यूज में है वो तो आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा जो भी पीछे हमने मिनिस्ट्रीज पढ़ी थी, मिनिस्ट्री वाइज भी आप लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स मिलेंगी। फिर आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज दूंगा, जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों को अभी दिखाया था। इस तरह से मल्टीपल क्वेश्चंस गवर्नमेंट स्कीम्स के अलग होंगे, जो आपका स्टैटिक सिलेबस है उसके अलग होंगे।
फिर मेजर जो करंट अफेयर्स है, क्योंकि करंट अफेयर्स हमने सिलेबस में देखा था, जो पीरियोडिकल्स है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। करंट अफेयर्स हम जो फेज 1 के लिए करेंगे, उन्हीं को इस तरह से किया जाएगा कि ये चीज़ें हो जाएँ। अब इसमें लोग बोलते हैं कि आरबीआई की वेबसाइट से भी करना है, पीआईबी से भी करना है, तो हम जो डेली के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। आरबीआई की वेबसाइट भी है, पीआईबी भी है, जो भी अपडेट्स आ रही हैं, वो उसका पार्ट है। जो रिपोर्ट्स और स्कीम्स की अपडेट्स हैं, वो सेपरेट होंगी। रिपोर्ट्स और स्कीम्स, स्कीम्स हम लोग मंथली बेसिस पे करेंगे यहाँ पर, जो भी अपडेट्स आएँगी, और जो रिपोर्ट्स आएँगी, ऐसे ही रिपोर्ट्स की एक सीरीज़ शुरू करेंगे थोड़ा टाइम रुक कर, मे बी मई या जून में, जिसमें हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे आरबीआई की है रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग, दिसंबर में आई थी। 2 या 3 वीडियोज़ में इस एक रिपोर्ट को कवर करेंगे डिटेल में। ऐसे ही करेंसी से रिलेटेड आरबीआई की एक रिपोर्ट आती है। बजट इकोनॉमिक सर्वे ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, उससे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर वाइज़ बजट इकोनॉमिक सर्वे करने की नीड नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था, जितना भी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में उसका इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है? फिर इसके बाद वर्ल्ड बैंक की कुछ रिपोर्ट्स हैं, आईएमएफ की कुछ रिपोर्ट्स हैं। ये दोनों रिपोर्ट्स हमें पढ़नी ज़रूरी हैं। इनको भी 3-3, 4-4 वीडियो की सीरीज़ में एक-एक रिपोर्ट कवर की जाएगी। फिर मैं इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ ईएसआई बेस्ड टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेजर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स हैं, जिन्हें आप लोग एडिटोरियल कहते हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। बीच पीछे दिए भी हैं, अभी 1-2 हफ्तों से मैं नहीं दे पाया था। वीकली बेसिस पे 8-10 पीडीएफ्स ऐसी आती रहेंगी, जो आपको ईएसआई के लिए भी, साथ-साथ फाइनेंस के लिए भी कहीं न कहीं एड करता रहेगा आपके सिलेबस में, प्रिपरेशन में। कुछ इस तरह से हम लोग स्कीम्स को करेंगे। जैसे ये जनवरी का मैंने वीडियो का पार्ट 1 था, पहली स्कीम थी उसमें अटल पेंशन योजना। हमने देखा उसकी डेट ऑफ लॉन्च क्या है, नोडल मिनिस्ट्री क्या है, उसमें एजेंसीज कौन सी इन्वॉल्व है, एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस अगर हमें पता हो तो हमें पता है कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। एम और ऑब्जेक्टिव से हम लोग थोड़ा स्कीम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके की फीचर्स हमें दिए हुए हैं। अगर हमने की फीचर्स हमें पता है स्कीम के, तो हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सी स्कीम है, आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। और उस स्कीम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आई हैं रिसेंटली, वो सारी स्कीम्स की अपडेट्स आ गई इसमें, है ना? तो कुछ इस तरह से हम लोग स्कीम बाय स्कीम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है? अब हम लोगों का जो करंट अफेयर का पार्ट होगा, करंट अफेयर का जो पार्ट है, वो फेज 1 का हम लोग करेंगे ही करेंगे। फेज 1 के साथ-साथ हम लोग ईएसआई भी कर रहे हैं उसमें, और एफएम भी कर रहे हैं करंट अफेयर्स में ही। तो जो रेगुलर करंट अफेयर्स हैं, उसी के अंदर सब कुछ कवर होगा, इंक्लूडिंग पीआईबी एंड एवरी अदर थिंग। पीआईबी से हमें एडिशनल क्या करना है? एडिशनल हमें स्कीम्स की प्रोग्रेस बतानी है। स्कीम प्रोग्रेस, जो स्कीम का इम्पैक्ट आया है ना, उस स्कीम ने क्या इम्पैक्ट दिया है, उस स्कीम का क्या बेनिफिट हुआ है, और कई बार क्या होता है कि 2-3 स्कीम्स को मिलाकर पूछा जा सकता है, वो हम लोग करेंगे। ठीक है? तो आपको ईएसआई का सेक्शन मैं अब शुरू करने वाला हूँ। जो स्टैटिक का पार्ट होगा ईएसआई का, तो जो भी ऐसा मेजर स्कीम का प्रोग्रेस आएगा, वो भी हम लोग वीडियो के थ्रू करेंगे। रिपोर्ट्स हमें करनी होती है, रिपोर्ट भी हम लोग वीडियोस के थ्रू करेंगे, कि अलग से आप लोगों को कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके अलावा फिर भी, क्योंकि सिर्फ मेरे पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक काम ज़रूर करिए। जो भी पेड एजुकेटर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ 1-2 लोगों के नाम लूँगा, जिनको मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो करा था, एंड नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। स्पेशली एडुटैप, एडुटैप बहुत अच्छा पढ़ाता है ग्रुप, बहुत अच्छे टीचर्स हैं उनके। फिर एक सुशील रगाड़े सर हैं, वो आरबीआई के एक्स मैनेजर भी थे, और एक अनुज जिंदल सर हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं। मैंने इन लोगों के फ्री रिसोर्सेज फॉलो कर रहे थे। फ्री रिसोर्सेज में क्या, जो ये डेली यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, इनके थ्रू आपके जो भी डाउट्स हैं, आप उन वीडियोस को, जो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो पार्ट मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली करंट अफेयर्स में, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत वाइड होता है, आप इनके फ्री रिसोर्सेज को मेरे फ्री रिसोर्सेज के साथ फॉलो कर सकते हैं, और अपना पढ़ाई कर सकते हैं। पेड कोर्स आप कोई सा भी लें, पेड कोर्स के लिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी को प्रमोट करना नहीं चाहता यहाँ पर। आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिए, बट मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ेंगे, मेरे चैनल को फॉलो करेंगे, और साथ में इन अच्छे फ्री रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे, जो मैंने आप लोगों के आगे नाम लिए हैं, तो आपको किसी भी पेड कोर्स की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग यहाँ पे मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा आरबीआई ग्रेड बी के लिए चैनल है टेलीग्राम पर। ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी का, जहाँ पे ऑलरेडी सारा फाइनेंस का सिलेबस अपलोड किया जा चुका है। मैनेजमेंट का 50% सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है। अब ईएसआई के आने वाले लेक्चर्स
और सब कुछ यहाँ पर अपलोड होगा। यहाँ से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, आप मेरे को यूट्यूब के कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम पर आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिन एजुकेटर्स का मैंने यहाँ पर नाम लिया है, सर, मैम, मैं आप लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप लोगों से मैंने पढ़ा है अपनी प्रिपरेशन के टाइम में, इसीलिए सिर्फ आप लोगों का नाम लिया है। मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों के अगेंस्ट मैंने कोई वर्ड नहीं बोला, सिर्फ आप लोगों की तारीफ ही करी है, क्योंकि वो तारीफ आप लोगों ने अपने हार्ड वर्क से अर्न की है। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।